बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको मेरी जानिब से और रेडियो पाकिस्तान की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आज ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद है जिस तरीके से कल पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा जो है बड़े अक़ीदत व एहतराम और खुशी से मनाई गई, आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा है और इंशाअल्लाह ताला कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ईद हमें कुर्बानी का, इसार का, भाईचारे का और यगानगत का सबक देती है। और अगर हम ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स की बात करें तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी इसी से मुतल्लिक ही है। जो खेल है वो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं, जिसमें सब्र भी है, जिसमें सेक्रीफाइस भी है, मुस्तकिल मिजाजी भी है। तो मुस्तकिल मिजाजी ये है कि जो हमने स्पिरिट देखी है पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिनों में, ये पूरे साल तक इसको हमें फैला देना चाहिए। तो जी ये तो ईद की बातें हैं और ईद की बातें आप हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट में सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। आप जानते हैं कि इंतज़ार में भी होंगे कि हम ज़रा बात करें जो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है उसके हवाले से। आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप 2023 और उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हकीकत पसंदाना बुनियादों पर 2 मुतालबात किए थे वेन्यूज़ की तब्दीली के हवाले से। एक तो पेशरफ्त हुई है, लेकिन जो असल मुद्दा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हम अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में मैच नहीं खेलना चाहते, वो लॉजिकल था। बहरहाल इस पर पेशरफ्त नहीं हुई। मजबूरी सूरत हाल क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक भी। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सेक्रेटरी साहब ने मकदूर पर कोशिश की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पे अड़ा रहा और फिर हमें ये तासुर मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका रवैया जो है वो, उसका झुकाव जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ है। आप इसको दुरुस्त समझते हैं या आप समझते नहीं ये आईसीसी का काम है कि टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से उसका इनेकाद करना और उसको ट्रबल फ्री रखना? जी देखें जी, भारत इस वक्त आईसीसी पे पूरी तरह हावी है। उनके जो नया फॉर्मेट आया है उनको 38% ऑफ द रेवेन्यू भारत को मिलने वाला है जो प्रपोज्ड है। और जिनकी क्रिकेट की कमेटी है आईसीसी की, उसमें 70% कमेटी के सरबराह हैं वो भारतीय हैं और भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और होल्ड है इस वक्त आईसीसी पे। देखिए, बहुत सी आलमी ताकतें हैं जो बड़ी ताकतें हैं, समझी जाती थी और अब भी हैं, उनका बातचीत पर होल्ड है। ये कोई फॉर द टाइम बिंग बात समझ में आती है। हमारा एक आजाद मुल्क है, हमारा क्रिकेट बोर्ड आजाद है, हमारे मरासिम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे बात है कि जनूब मशरकी एशिया के बाद जो निस्बतन कमजोर और ज्यादा खुशहाल क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उनका झुकाव सियासी और मुआशी तौर पर वो बीसीसीआई की तरफ है। ये बताएं कि ये जो लॉजिकल बात मुझे दुरुस्त दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि वहां पे 1,30,000 लोग होंगे और उसमें जो एक्सट्रीम इनकी रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं वो भी वहां पर होंगे। इसमें राजा साहब 2 एंगल है मेरे नाकस राय में। पहला एंगल है कि क्या पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कंडीशनली पार्टिसिपेट करना है कि अनकंडीशनली करना है, एतराज के साथ पार्टिसिपेट करना है कि बगैर एतराज के साथ, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने ये फैसला करना है कि इस नेशनल ऑनर बोर्ड फॉर पैरामाउंट और क्रिकेट, ये फैसला इनको पीसीबी को करना पड़ेगा क्योंकि ये अब इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। उसके बाद बेंच चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में और फिर अगेन ये ड्रामा फिर रिपीट होगा, ये हाइब्रिड सिस्टम ये फिर रिपीट होगा। देयर विल बी नो एंड टू इट। नहीं, लेकिन फिर आईसीसी के आने वाले कुछ 6, 7, 8 सालों में, 8 सालों में 3-4 इवेंट इंडिया में, जिसमें एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है और एक आईसीसी का और इवेंट भी है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा एशिया कप के लिए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी 2025 में पाकिस्तान होनी है, फिर ये तमाशा होगा। नहीं, पाकिस्तान को अल्टीमेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो भी ठीक है, इंडिया नहीं आएगा तब तक अपने वो जो कुछ भी रेवेन्यू भी लूज करेगा, जो पॉइंट भी हो गए वो भी लूज करेगा। सवाल है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के होते हैं 50 ओवर। दूसरी बात, बड़ी अहम बात है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को प्रमोट किया क्रिकेट में, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्रमोट किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को प्रमोट किया, पर जब ये एशिया कप का मसला आया तब सबने अपना पलड़ा इंडिया की गोद में डाल दिया। इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, वैसे फ्रॉम द श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू तो बोर्ड ने ठीक किया कि उनकी जो वनडे खेलने की एक तजवीज थी वो बोर्ड ने नहीं मानी। मुझे लगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेली है तो बिल्कुल टिट फॉर टैट है,
ओके। नहीं नहीं, ये वो वनडे की आप और मौजूद रहा सब। बात ये है कि एशिया कप के मामले में कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से सेठी साहब को मजबूर होके ये हाइब्रिड प्लान चलना पड़ा, ताकि सम क्रिकेट इज बेटर देन नो क्रिकेट। बिल्कुल ये मैं बात में कर रहा हूँ, मुझे ये बात कर रहा हूँ। अगर इस ऐसे इशारे मिल रहे थे जैसे श्रीलंका तैयार था पूरा इवेंट कराने के लिए जी, कि पूरा इवेंट हमें मिल जाए, हम इसके होस्ट बन जाएं, मतलब वो जो एक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कारदार साहब के दौर से लेकर उसके बाद तक हमने उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया। जब उनको हमारी वजह से उनको टेस्ट स्टेटस मिला है जी हाँ, तीनों कंट्रीज को, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 100% पाकिस्तान की सपोर्ट थी। अब मुझे ये बताइए कि हम भी चाहते हैं, बोर्ड भी चाहता है, हमारी हुकूमत भी चाहती है कि हम क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को ना लेकर आए। अब ये हर चीज में हम इतनी हम नहीं जाए साहब, हम नहीं ले रहे, पर इंडिया, भारत कर रहा है ऐसा। भारत कर रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, ना हम आए ना दूसरी टीमें आए। हाँ, हम ये नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट पीसीबी नहीं कर रही, ये इंडिया की बोर्ड कर रहा है। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि पीसीबी को भी और हमारे फॉरेन ऑफिस को भी क्या तजवीज होनी चाहिए कि इंडिया की जो क्रिकेट की जो एक ये जो सियासत है, इसको जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं इनके सामने एक प्रपोजल की तरह इसको एक्सपोज किया जाए, बताया जाए उन्हें कि ये कुछ हम कर रहे हैं, ये कुछ वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं उनका काम है इस पे हाईलाइट करें, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसको प्रोपोगेट करें कि ये जो हो रहा है यही हल है। दूसरा अगर आपसे देखिए ना, ये चीज ये है कि ये है आइदर बॉयकॉट और पार्टिसिपेट, ये फैसला करना है पाकिस्तान को। अब ये फैसला करना पड़ेगा आपको अल्टीमेट। तो अब देखे ना उन्होंने कुटी आधा तीतर आधा बुटेर नहीं चलेगा। ठीक कह रहे हैं। अब ये शॉर्ट टाइम चलेगा, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, आधा तीतर आधा बुटेर। ये चीज ज्यादा देर चलती भी नहीं होती, जो बैन अवी तल्लुकात है उसमें कुटी नहीं चलती होती। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं, अब दूसरी तरफ आ जाए, आप टेस्ट मैच शुरू हो गया दूसरा भी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। जी जी, मैच में एक फुलिश डिसीजन था डिक्लेरेशन के हवाले से। मैंने और लोगों से भी बात की है। तो ऐसा हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन आपका एक बैट्समैन 100 के ऊपर जाके खेल रहा है और आप के भी 2 विकेट बाकी हैं, आप डिक्लेयर करने पे चल पड़े तो फिर मैच आ जाते हैं। ये इसका मैं जवाब ये दूंगा कि जो इंग्लैंड का साबिक कप्तान था केविन पैटरसन, जब मैच खत्म हुआ वो मैकलम के पास गया, जो हेड कोच है इंग्लैंड का और जो बेसबॉल क्रिकेट का खालिक है, उसने कहा कि यू आर द एनिमी ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, बिकॉज ऑफ यू इंग्लैंड लॉस्ट द मैच। आई वंडर, ये बिल्कुल इडियोटिक था कि आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका एक बैट्समैन 150 के ऊपर बैटिंग कर रहा है जो रूट, और डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना कितनी क्लोज मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जीता 2 विकेटों से। अभी वैसे काफी लेदे हो रही है मीडिया में, टेबल आर्ट्स में, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो पब्लिक है और ओवरऑल जो इंग्लैंड का माहौल है वहां पे यहाँ हमारे कोई ऐसी बात हुई तो जुलूस निकल आने थे। बहरहाल अब वो ऐसा वो नेशनल कैरेक्टर होता है ना, वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। देखो ठीक है, वो जज्बाती नहीं होते, वही बुरा बड़ा कूल माइंडेड होता है, जज्बाती नहीं होता। लेकिन डिसीजन बड़ी सही डायरेक्शन में लेते हैं। बड़ी गलत फैसला था मेरे साथ, बहुत गलत। यानी कि एक ड्रॉ हुआ या जीता हुआ मैच, कम से कम वो ड्रॉ था, ज्यादा से ज्यादा जीत भी सकते। देखिए जी, और डेनिस कॉम्पनी ने कहा था कि टेस्ट मैच होता है, ये गेम नहीं होती, ये जंग होती है, और जंग में एक गलत हिकमत अमली हो तो बंदा शिकस्त हो जाती है। ये हिकमत अमली गलत की है उन्होंने स्टोक्स ने, मैकलम ने। आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कोई एज है इसमें आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच? ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी एज है, और ये सही आपने कहा कि ये दोनों टीमें एक ही लेवल की टीमें हैं, और ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने गलती की है कि कोई इन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया इस मैच। इनको चाहिए था रेहान अहमद को खिलाते, क्योंकि एक्सपीरियंस लेग स्पिनर के खिलाफ कमजोर है जरा, कोई वैरायटी नहीं है इंडियन बॉलिंग अटैक में। बिल्कुल ठीक आते हैं, दे शुड हैव प्लेड रेहान अहमद इन माय ओपिनियन। नहीं, आप उनकी परफॉर्मेंस भी देखे ना अगेंस्ट कुंबले एंड जडेजा एंड अश्विन, ये हमेशा कमजोर रहे हैं। इनकी 80% विकेटें ऑस्ट्रेलियन की ये तीनों लेते हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। ये अभी रिसेंट 5 जो की आदत में चीजें जीती है ऑस्ट्रेलिया, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि ओवरऑल इंडिया ये अच्छा परफॉर्म किया था बिसाइड स्पिनर्स। स्पिनर्स का लासा ये होता है ना कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे क्रैक्स आ जाते हैं विकेट में, और स्पिनर्स को नेचुरल हेल्प मिलती है। अब इसमें जरा तजवीज दे दीजिए पीसीबी को कि हम किस तरीके से मैक्सिमम टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। कुछ बेहतर हुई है सूरत यार, हमें साल में 12, 13, 14 टेस्ट मैचेस खेले चाहिए। सबसे कम टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है, इसलिए इसके लिए इसी वजह से आप सीरीज हारे हैं, इंग्लैंड से भी हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ऑन वन डे 2020। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं,
ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जब फ्यूचर प्लान का होता है उसमें अपना ठीक है हार उसमें स्टैंड लेना चाहिए इनको। बड़ी टीमों से मैच ही मिलता है तो शुड प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलें। बिल्कुल ठीक आपने। आज आपसे मुझे हसन सैयद साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई और आपके जो करारदार मशवरे हैं मुझे लगता है कि जो लोग इससे मुतल्लिका हैं उनके लिए एक अच्छी तजवीज बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी राजा साहब, आपने मदद किया। ये थे जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद। हमारे मुल्क में 3-4 खेलें ऐसी थी और ऐसी हैं जिनके जो लीडिंग प्लेयर्स थे, हाँ वो क्रिकेटर हो, हाँ वो स्क्वाश के प्लेयर हो, हॉकी के प्लेयर हो या दीगर जो बड़ी खेलें हैं उनसे मुतल्लिका हो, वो हाउस होल्ड नेम हुआ करते थे, नाम हुआ करते थे। क्रिकेट में अभी भी लोग शक्ल से भी पहचान लेते हैं, नाम से भी पहचान लेते हैं, लेकिन स्क्वाश में जो कंटेम्प्रेरी प्लेयर हैं आजकल, आज दौरे हाजिर के जो प्लेयर हैं या खिलाड़ी हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं। लोग जानते हैं जहांगीर को, जानशेर को, गोगी अलाउद्दीन को, कमर जमान को, रहमत को, सोहेल कैसर को और इस तरह के बड़े बड़े नामों को। और फिर से पहले जो हमारा मादी है उसके भी बड़े बड़े नाम जो है लोगों को असबर याद है। ये जो हमारी हालिया तारीख है उसमें एक बड़ा नशिंदा सितारा है और वो है गोगी अलाउद्दीन। आप जानते हैं कि ईद का आजकल माहौल है, तो इनसे हम बजाय इसके स्कॉश के माजी के बारे में कुछ तकलीफ बातें करें या कुछ उसकी सोगवार या पूरा तस्करा हो, हम इनसे पूछते हैं कि ये ईद फेस्टिवल है, ईद में मुझे लगता है कि जब भी हमसे इनकी मुलाकात होती है या हमारे स्टूडियोज में आते हैं तो बड़ी लाहौर के हवाले से, लाहौर के कल्चर के हवाले से ये बड़ी बातें करते हैं। जरा पूछते हैं कि ईद के रोज इन्होंने क्या किया और क्या एक्टिविटीज रही, और फिर इनकी शख्सियत के हवाले से कोई दिलचस्प सवाल करते हैं जो स्कॉश से रिलेटेड होंगे या इनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक होंगे। अस्सलाम वालेकुम गोगी अलाउद्दीन साहब। साहब की ग्रेट, वालेकुम अस्सलाम। अब ईद मुबारक सर। अभी भी ईद चल रही है, आज ईद है। अच्छा ये बताएं, सेकंड डे है, सेकंड डे, ये बताएं कि ईद के दिन आपने, यानी पहले दिन आपने क्या किया, आप मुझे बताइए। सुबह से लेके और दोपहर तक, आफ्टरनून तक आपकी क्या एक्टिविटीज रही? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज पढ़ी ईद की, उसके बाद वो पहले दिन मैं अपना ये कुर्बानी वगैरह करते हैं वो उसके अंदर मैं खासा बिजी रहा हूँ शाम के 5 बजे तक। अच्छा जी। क्योंकि कोई आना जाना था, कुछ गोश्त वगैरह इधर उधर बांटना था घर में, और मेरे कोई नेफ्यूज आए हुए थे, वो लोग भी मेरे साथ उन्होंने हेल्प की थी, तो सारा दिन वहां रहा हूँ। फिर 6-1 बजे मैं ना अपने लॉस की तरफ चले गया शाम को। ये मामूल है कि ये कल सिर्फ कल ही गए आपके हर ईद पे जाना पड़ता है वहां पे? कल मैं गया था जी, वरना हम नेक्स्ट आज जाते थे, लेकिन कल हम चले गए थे उधर। तो फिर रात को वहां से वो गपशप लगी, मैं अपने जो रिलेटिव थे वहाँ काफी लोग मेरे अपने अजीज थे, उनसे गप लगा कर रात को 10-11 बजे हम वापस आ गए। तो आज सुबह से मैं कल बहुत ज्यादा थक चुका था तो सुबह मैंने नाश्ता करके, तो अब मेरी बेटी आ रही है मिलने, तो मैंने कहा आ जाओ, वो आएगी, फिर और कोई मेहमान वगैरह, जाहिर है आपको पता है ईद का दिन है तो उसमें मेहमान नवाजी भी रहती है, कोई आया रहता है, यहाँ भी सूरत हाल है। अच्छा ये बताएं जी, ये तो ईद उल अजहा है, ईद उल फितर में हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें 2 खुशियां मिली हैं। ईद का मिलना जुलना, सोशलाइजिंग होती है, ट्रैवल भी होता है, और इम्पोर्टेंट चीज होती है फूड, यानी कि हम लंच करते हैं, ब्रंच करते हैं, डिनर्स होते हैं, ये 3-4 दिन, और एक आध दिन खुद भी मिला लेते हैं छुट्टी का हम लोग जो है, ये भी एक आदत है। ये जरा खाने के हवाले से बताइए कि आपके घर जो है, आप मुझे लगता है कि बड़े खुश फराक हैं क्या खास चीजें बनती हैं और जो आपकी बेगम साहबा हैं वो क्या एहतमाम करती हैं? राज साहब, जहाँ तक फूड का तल्लुक है, कल इन लोगों ने ज़ाहिर है वो बकरा वगैरह ज़िबा किया था कुर्बानी के लिए, तो वो कलेजी वगैरह कुछ लोग उधर जो ज़िबा करने आए थे उनको उसका नाम खाना छाना देना होता है। अच्छा। और उसके साथ साथ मैं तो बहुत सिंपल सा खाना खाता हूँ, खास करके ईद वाले दिन। रात को मैं गया उधर अपने इन-लॉज की तरफ, तो वो बड़ा कह रहे थे कि जी ये खाना छाने में ये चने शने थे, मैंने वो थोड़े से चने खाए हैं रात को, और उसके साथ सिंपल से वो चाय शाय पी है, क्योंकि ओवर ईटिंग मैं रास्ता बहुत कम करता हूँ। आपको हमने ओवरवेट देखा नहीं,
नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अभी तक अपने आप को फिट रखा हुआ है, इसलिए कि ये तो एक्टिविटीज तो हैं अब कल और आज, लेकिन मैं बड़ा सिंपल सी खुराक खाता हूँ और उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब घर में आज वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और कुछ चीजें मिले, इधर से पैटीज, और ये लोग जो मेहमान आएंगे खाना छाना, वो मेरी बेटी आएगी तो अब मैं देखता हूँ मिसेस क्या बनाती है। तो ये आपको पता ही है। अच्छा, आप हेल्प करते हैं उनकी कभी कुकिंग में कि नहीं? आप सिर्फ ना नहीं आती, मुझे कुकिंग शुकिंग नहीं आती, वो सारा मेरी मिसेस खुद करती है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मेरी चॉइस रहती है। मैं ज्यादातर दाल चावल खाता हूँ, ये गोश्त मोश्त मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सब्जी मैं बड़े शौक से खाता हूँ और वो मेरे लिए बनाती हैं। जब भी मैं उनको बोलता हूँ ना, खास करके ये भिंडी है, भिंडी गोश्त हो गया, कभी चिकन कढ़ाई चिकन कभी हो गया, लेकिन ये रेगुलर मैं नहीं खाता, वरना मैं दाल चावल ही खाता हूँ ज्यादा। इस किस्म की मुझे वैसे बड़ा मजा आता है। ज्यादातर मैं अपने आप को फिट रखा हुआ अभी तक। अब मैं एज में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं नहीं चाहता कि कोई ओवर ईटिंग करके तो कोई ना कोई मसला मेरे बात सुने, मेरी 2 ईदें जो है ना जी कमेंट्री के टूर के दौरान हुई, जो मुझे भी तक याद है। एक तो साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप था 2003 में, और फिर 1999 में इंडिया का टूर था, वहां पर भी हमारी ईद उल अजहा जो है वो वहीं पर हुई। अब बताएं कि जब आप फॉरेन टूर्स में होते तो आपकी ईदें वहां पर गुजरती थी, तो वहां पर कैसा लगता था? कैसे लोग पाकिस्तानी मिलते थे, या आप खुद कैसे महसूस करते थे उनसे दूरी, घर से दूरी? राजेश, वहाँ जो लोग मुश्किल जो परमानेंट उधर रहते हैं, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा दफा गया हूँ, ईद के दिन खास करके वो लोग ना हमें इनवाइट कर लेते थे अपने घर में, वो नमाज वगैरह उधर पढ़नी, उनके साथ फिर उन्होंने पार्टीज वगैरह घर में की होती थी, यही अपनी खाने पीने का इंतजाम किया होता था। लोग बहुत अच्छे, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तानी मिले हैं, आप सोच नहीं सकते। इसी तरह ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में मैं उसका नाम बड़े ईदों में भी रहा हूँ उधर। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आपको पता ही है पाकिस्तानी से हैं, और खास करके मैंने बीबिया गया उधर, उसका नाम बड़े पुराने लोग मुझे मिले वहाँ, उन्होंने मेरा नाम सुना तो उन्होंने इतनी इज्जत दी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं। ठीक, ये बताइए जी, नमीबिया तो मैं नहीं जा सका, लेकिन जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां जाने का इत्तेफाक होता रहता है। जो मैंने देखा है कि ईद का एहतमाम हर जगह बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा, लेकिन लाहौर की जो ईद है इसका कुछ, इसका टेस्ट डिफरेंट है। आप अग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और खास करके छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, आपको अंदाजा लगता है बाहर की कंट्रीज के अंदर रहकर, क्योंकि वो लोग ना बहुत फील करते हैं, वो फिर गैदरिंग के अंदर है ना अपने बड़े लोगों को बुलाते हैं घरों में, और ईद सही तरीके से वहां भी वो एंजॉय करते हैं ईद को। ये नहीं है जैसे हमारे इधर है, जाहिर है मानवाजी बहुत होती है ईद वाले दिन में, उनमें आपकी सिस्टर्स आती हैं या नेफ्यू जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, लेकिन वहाँ वो आउटसाइडर भी जो उनके फ्रेंड्स है ना, उन लोगों को भी बहुत इनवाइट करते हैं अपने वहाँ फंक्शन पर। अच्छा, इसमें मैंने देखा एक हमारा वो होता है कि हम फिर कब्रिस्तान का भी रुख करते हैं, और जो हमसे जा चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, उनकी कब्रों पर हाजिरी देते हैं, और ये एक बड़ा नमाज के बाद में सबसे बड़ा और एक जरूरी फर्ज समझा जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो लाजमी है जी, क्योंकि मेरे अपने भी जो रिलेटिव अल्लाह को प्यारे हो गए, ये अपने मियां मीर साहब होते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है जो भी हमारे मसले मसाइल इंटरनल अपने घर के होते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लोग जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं वो जाते हैं कब्रिस्तान में अपने जो भी लवाकीन के वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ते रहते। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि ईदैन के मौके पर, खुशी के मौके पर ये तो हमारा एक फर्ज समझा जाता है, और है भी। जो ईद के हवाले से आप कोई बड़ा अच्छा सा पैगाम दीजिए, जो हमने एक लोगों में इसार का जज्बा देखा, जो मिलनसारी का हमने एक और भगत देखी, फिर जो मेहमान नवाजी देखी, और दूसरे की दिलमंदी देखी, तो इसके हवाले से बताइए कि ये जो जज्बा है, ये स्पिरिट सारा साल रहनी चाहिए, किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है? ऑल ओवर पाकिस्तान में यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मौके हैं ये हमारे लिए, जैसे रमजान शरीफ है,
ईदें हैं, इनमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और आगे जो अगली नई जनरेशन है उन लोगों को भी ज्यादा कायल करें कि लोगों को बुलाएं और इन खुशी के मौके पर ज्वाइन करें उन लोगों को। सामईन करम, ये थे हमारे और आपके जाने पहचाने, बल्कि हम तो इन पे फख्र भी करते हैं, गोगी अलाउद्दीन, जिन्होंने जो ब्रिटिश ओपन है उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और ये वो इंटरनेशनल कीड़ा था या दौर था जब स्कॉश अपने अरूज पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी था। इन्होंने उस मौके पर मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे लिए और आपके लिए जाहिर है कि ये एक मोतबर नाम है, मोतरफ वाला है, इसे गुफ्तगू करना भी बाइस फख्र है। भाई साहब की ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, यहाँ भी रहो। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया गोगी अलाउद्दीन साहब। लाहौर में ओलंपिक सॉलिडरिटी लेवल 2 टेबल टेनिस कोचिंग कैंप लगाया गया, जिसका आगाज 17 जून को हुआ था और इसका अख्ताम हुआ 27 जून को। इस सिलसिले में तुनीजिया के क्वालिफाइड कोच रमजी बिन मबरूक ने न सिर्फ मुंतखब कोचेस को ट्रेनिंग फराहम की, बल्कि इसके साथ साथ कोचिंग कैंप के इख्तिताम पर एक इम्तिहान भी कंडक्ट किया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में पुरवकार तकरीब भी हुई। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान अहम शख्सियात मौजूद थी, जिसमें शामिल थे सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जनाब खालिद महमूद, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन जनाब अहमद मलिक, सेक्रेटरी टग ऑफ वार फेडरेशन जनाब जमील राना, डायरेक्टर यूथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब उमैर हसन और डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी जनाब जफर इकबाल। इस कोचिंग कैंप के हवाले से हम बात करते हैं खेलों के इंतजामी अमूर के माहिर और पंजाब टेबल टेनिस फेडरेशन के सदर जनाब इरफान खान से। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक भी। और ये एक बड़ा मुबारक मौका था कि लाहौर में टेबल टेनिस के हवाले से ओलंपिक सॉलिडरिटी लेवल 2 कोचिंग कैंप का आगाज किया गया और इसका अख्ताम भी हुआ। इसकी क्या तफसीलात थी और इसके क्या फवायद होंगे पाकिस्तान में टेबल टेनिस के फरोग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक्चुअली तो लेवल 2 जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। कोचिंग कोर्स था, उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग थी, तो टोटल 13 दिन का प्रोग्राम था जो ओलंपिक सॉलिडरिटी ने हमें दिया, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने लेके दिया और ITTF के कोच था जो रमजी बिन मबरूक, वो भेजा गया। ये बड़ा ही शानदार कोर्स था जिसकी वजह से हमारे कोचेस को बहुत फायदा हुआ। ये टोटल 18 की लिस्ट हमें मिली थी, लेकिन हमने इसको बाकी जो हमारे लोकल कोचेज हैं, क्लब्स के जो टेबल टेनिस करवा रहे हैं, उनको भी इसके साथ जब जरूरत है तो टोटल ये 30 लोग थे। तो इसमें आपको पता है कि मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न एक्सरसाइज आ गई हैं, उसके बगैर अब आप स्पोर्ट्स में ऊपर जा नहीं सकते। हम कहते तो हैं स्पोर्ट्स साइंस है, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस के उस मेथड्स पे हमें काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह पीछे जाते रहेंगे। तो लिहाजा ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है और बहुत ही मुफीद था। इतनी गर्मी में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने, बड़े पढ़े लिखे लोग, हमारे प्लेयर्स जो थे टेबल टेनिस के और दूसरे जो कोचेस थे, उनमें 9-10 तो MSc स्पोर्ट्स साइंसेज ही है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी, 1-2 थे, वबड़ा के ऑफिसर थे, जो प्लेयर थे उन्होंने बहुत अच्छा। अब क्योंकि ये फारूक खान सब मुकम्मल हो चुका है, ये सुबह कितने बजे शुरू होता था, ब्रेक कितने से कितने बजे तक था, क्या ये सारा दिन जाता था या एक किसी मखसूस कोई टाइमिंग थी, दौरानिया था एक दिन में जो कुछ भी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता था? ये सुबह 9 से 12 3 घंटे का होता था, फिर शाम को 3 से 6 बजे तक। तो ये इसका दौरानिया था। तो तकरीबन 6 घंटे डेली, सुबह के टाइम वो प्रैक्टिकल कराते थे, शाम को थ्योरेटिकल कराते थे। तो उसके बाद जो इसका एग्जाम हुआ है उसमें बड़ी खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे कंट्रीज में इतने लोग पास नहीं होते, हमारा 50% रिजल्ट आया है, ये बहुत ही अच्छा है। बाकी आम दूसरे कंट्री, ये जो आपने कहा पास हुए, ये ट्रेनिंग कोच को जो कोचिंग है उसको इम्पार्ट करने के बाद उसका जो फॉलो अप था वो फिर एग्जाम हुए, ये आप उसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, साथ ओरल होता है, जिसमें मुझे साथ बिठाया गया था। तो जैसे जैसे कोच ने क्वेश्चन किए तो उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। हमारे एक कोच ने लेवल 3 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, विच इज द हाईएस्ट कोर्स। इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहा
तो नेक्स्ट हम कोशिश ये करेंगे, ITTF से रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ साथ इसके कोचिज के साथ साथ जो टेक्निकल ऑफिशियल है उनके कोर्सेज भी हम अच्छा, अब इसमें आखिरी सवाल आपसे ये है कि रमजी बिन मबरूक जो कि फॉरेन कोच आए हुए थे, वो जो एटीट्यूड था हमारे कोचेस का, लर्न करने का, ग्रैप्स करने का, उससे मुतमईन थे? ये तो खुद ही उन्होंने अपनी स्पीच में बताया है कि स्पेशली ही वाज वेरी हैप्पी हर चीज में, खाली इसी में नहीं कि कोचेस ने अच्छी कारकर्दगी उठाई है, वो हॉस्पिटैलिटी से भी बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के तारीखी मुकामात से वो इतना इम्प्रेस हो गया, शाही किला लेके गया उसको अपना, इधर बादशाही वॉल सिटी तो आज वो तो उसको तो बहुत तरक्की मिल चुकी है जब से वॉल सिटी अथॉरिटी बनी है। हाँ, तो और उसके साथ साथ PCB का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, NCA वालों ने, उन्होंने भी इसको विजिट करवाया, अपना बड़ा अच्छा तोहफा दिया। तो वो उसने जाते हुए बल्कि अपनी स्पीच में वो मेंशन करके गया है कि अगर मुझे किसी जगह आना टूरिज्म के लिए, आई विल लव लाइक टू पाकिस्तान और लाहौर और नॉर्दर्न एरियाज में। इसमें कोई शक नहीं। अब देखे ना, ये चीजें ये स्पोर्ट्स लीग प्रमोट होती हैं। क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद, वॉल सिटी वालों को भी मुबारकबाद जिन्होंने अपकीपिंग अच्छी रखी हुई है। और ये जो बात है, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के तवसत से उनकी ये बातें जो हैं, एक तो आपकी जो आपने मुझे बातें बताई हैं, और दूसरे पाकिस्तान के बारे में उनका ये कहना है कि अगर मैं टूरिज्म के लिए आना चाहूँ तो मैं इस मुल्क में आना चाहूंगा, इस शहर में आना चाहूंगा, इस मुल्क में आना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। और लाहौर जो है आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द वेरी 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 गुड सिटीज ऑल ओवर। आप जानते हैं, आपका फॉरेन एक्सपोजर है कि यहाँ पे बड़ा कुछ है। इरफान खान साहब, आपको भी और जो प्रेसिडेंट साहब हैं अब्दुल मलिक साहब, उनको भी मुबारकबाद, और उन लोगों को भी मुबारकबाद जिन्होंने सर्टिफिकेट या एग्जाम क्लियर किए हैं, इसमें शिरकत की है। मेरी तरफ से तो हम यही कह सकते हैं, रेडियो पाकिस्तान की तरफ से भी, कि आप लगे रहें, डटे रहें, और इंशाल्लाह ताला टेबल टेनिस में हम एक बार फिर ऊपर आ जाएंगे जिस तरीके से आप कोशिशें कर रहे हैं। इसमें एक ऐड कर दूं बात, अगर आप इजाजत दें तो टाइम जी। खालिद महमूद साहब ने उसकी स्पीच सुन के पाकिस्तान जो सेक्रेटरी हैं ओलंपिक एसोसिएशन के, हाँ जी, खुसूसी तौर पे जो सेक्रेटरी हैं ओलंपिक एसोसिएशन के, वो मुबारकबाद दी और नहायत ही उनकी एक्सपर्टीज को और जो इंतजाम किए गए हैं उसको बहुत सराह के गए हैं वो। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम इरफान खान साहब। ये थे इरफान खान साहब जो कि एक पाकिस्तान के चैंपियन भी हैं टेबल टेनिस में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अब प्रोग्राम के मेजबान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। मुंसब आला थे जनाब जावेद अख्तर।